वेलकम बैक टू द चैनल। हम अपने जो वीकली प्लान है उस पर काम करने वाले हैं। आप काम कर रहे हैं कि नहीं, देखिए सेल चैप्टर के हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। सेल चैप्टर से जो भी आपका एमसीक्यू है, एक भी एमसीक्यू नहीं रहने वाला है। ज़्यादातर हम क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर लेंगे जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? स्टडी ऑफ द सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कोशिका की खोज किसने की थी? तो मानव शरीर में कोशिका की खोज की थी, वह की थी रॉबर्ट हुक ने। ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। तो वो आपको पता है, चार ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर है। तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज उन्हें क्या देखकर कोशिका की खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो कॉर्क थी पतली, उसके टुकड़े को देखा था, उसी को देख के उन्होंने उसकी खोज की थी कोशिका की। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले स्वतंत्र जीवित कोशिका की खोज कहाँ की थी? तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने तालाब के पानी में देखा था और वहीं पर उन्होंने स्वतंत्र जीवित कोशिका की स्टडी की थी, वहीं से उन्होंने उसकी खोज की थी। तो यह आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है? तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, वह सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है अभी तक की पाई जाने वाली। देखिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसका नाम किसने दिया था? यह किसने दिया था यह सिद्धांत? तो यह किस सिद्धांत का कथन है? यह है कोशिका सिद्धांत का कथन है यह, कि सभी कोशिका के बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम। जो एक दिया था वह किसने दिया था? वह दिया था एमजे श्रील्डन और थियोडोर श्राउन ने। तो आपको याद रखना है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एमजे श्रील्डन और थियोडोर श्राउन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह किसने प्रस्तुत किया था कि सभी पौधे एवं जंतु कोशिका से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। आंसर जैसा कि अभी हम पिछले उसमें पढ़े थे, एम श्रीडन और टी स्वान है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं? तो मतलब कोशिका सिद्धांत जो टी स्वान और एम डी इन्होंने दिया था, जो एम स्लीडन और टी स्वान ने इसी को आगे बढ़ाया था। वह किसने बढ़ाया था? देखिए बता दूं मैं आपको, यह क्वेश्चन वही कह रहा है कि इस कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी है, यह बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। ऑप्शन डी, रुडोल्फ विर्चो ने। अब अगला क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिकाएं सिद्धांत अनुरूप नहीं है? मतलब कि कौन सा जीव कोशिका के सिद्धांत का पालन नहीं करता है, उसका अनुरूप नहीं है? तो वह है वायरस या विषाणु, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वह इसका आंसर होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी नहीं होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक केंद्र नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल में नाभिक या केंद्रक नहीं पाया जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है यूकैरियोटिक सेल में, वह बनी होती है फास्फोलिपिड से। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति होती है। प्रोकैरियोटिक में क्या है, अस्पष्ट झिल्ली नहीं पाई जाती है। यूकैरियोटिक में अस्पष्ट झिल्ली, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, अनुपस्थित रहती है। तो देख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक किस प्रकार भिन्न है? तो दोस्तों इसमें क्या है, अस्पष्ट झिल्ली की अनुपस्थिति, मतलब ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो होती है वह इसमें नहीं पाई जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप कोशिकाओं का कौन सा भाग चयनात्मक पराग्य होता है? तो आप सबको पता होगा, कोशिका झिल्ली होती है वो चयनात्मक पराग्य होता है, उसी से वो ट्रांसफर करती रहती है। उसकी ट्रांसपेरेंट जो भित्ति होती है वही
कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? तो आप सबको बता दूं, कोशिका जो झिल्ली होती है वह अर्धपराग्य होती है। आपको याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपराग में होती है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पराग्य झिल्ली बनी होती है। या किससे बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, आप देख पा रहे हैं, रेलवे एग्जाम में भी ये पूछे गए हैं। लिपिड क्या है? तो लिपिड क्या होता है दोस्तों? कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैटी एसिड के लिपिड के प्रकार ही होता है, वह लिपिड होता है। कोशिका का कौन सा गुणधर्म कुछ पदार्थों को कोशिका के भीतर तथा बाहर जाने की अनुमति देता है? तो वह प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है? कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर अंदर जाते हैं, उनकी अनुमति कौन देगा? उनकी अनुमति देता है प्लाज्मा झिल्ली। आपको याद रखना है। अब किस प्रक्रम द्वारा कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं? तो विसरण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उच्च सांद्रता के क्षेत्र में, मतलब जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, कम सांद्रता वाले मतलब कम ह्यूमिडिटी होती है वाले क्षेत्र की एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाली अणुओं के संचलन को कहते हैं, वह कहते हैं सक्रिय अवागमन। कम ह्यूमिडिटी से हाई ह्यूमिडिटी से लो ह्यूमिडिटी के क्षेत्र में जो एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से अणुओं का जो संचलन होता है उसको कहते हैं सक्रिय अवागमन। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाला गुण नहीं है? तो जो प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता वह होता है कोशिका भित्ति। हर कोशिका में यह नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका या वनस्पति कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो यह सेलुलोज से बनी होती है। प्लांट सेल होती है या आप जानते हैं वो किससे ज़्यादातर बनी होती है? सेलुलोज से ज़्यादा मिलकर बनी होती है। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो यह पौधों के सेल में पाई जाती है। आपको मैं बता दूं, कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति क्या है? कोशिका भित्ति होती है वह पराग में होती है। आपको याद रखना है इसका। तो कोशिका भित्ति की प्रवृत्ति कैसी होती है? वह होती है पराग में। पराग में क्या होता है? यह होता है परमीवेबल। परमेबेबल होता है। अब इसका क्या अर्थ है कि ये अपने अंदर से आने जाने देती है, बाकी के ऑक्सीजन हुआ या बाकी पदार्थ को आने जाने के लिए परमिशन देती है, उसी को परमीवेबल या परागमय बोलते हैं। आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है। आपका प्रोटीन संश्लेषण में किस निम्न कोशिकाओं में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? तो जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें राइबोसोम की और रफ एंडोप्लाज्म रेक्टुलम की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उन्हीं के द्वारा वह प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। तो आपको इसको याद रखना है। प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टुलम और राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही हो पाती है। राइबोसोम किसके स्थल कहे जाते हैं? राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन निर्माण होता है, इसीलिए होता है। वह आपने अभी पिछले में भी देखे हैं, प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह राइबोसोम में होता है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो कोशिका के किस हिस्से में बनाया जाता है? वह बनाया जाता है राइबोसोम में। आपको याद रखना है। देखिए, एक ही क्वेश्चन को आपको तीन डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम में। निम्न में से किस कोशिकांग में झिल्ली नहीं होती है? तो झिल्ली किस में नहीं होती है? राइबोसोम में नहीं होती है। तो राइबोसोम के ऊपर एक तो प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह राइबोसोम में होता है, इसमें झिल्ली नहीं होती है। आपको यह भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कोशिकांग पुटिंग का वेसिकल्स जिसको बोलते हैं, भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, वह गोल्जी कॉय होता है जो इसके लिए जिम्मेदार होता है। आपको याद रखना है डायरेक्ट। लाइजोसोम एवं पैराक्सियमसोम बनते हैं, वह बनते हैं गोल्गी जौ में। जो लाइजोसोम होता है वह गोल्गी जौ में बनता है। आपको याद रखना है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है?
कोशिका की जो पाचन थैली होती है, डाइजेस्टिव बैग ऑफ द सेल होता है, वह होता है लाइजोसोम। आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को। निम्न में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? एटम बम किसको कहते हैं? वह कहते हैं लाइजोसोम को, क्योंकि यह जब फटता है पूरी कोशिका को ख़त्म करता है, तब यह फटता है तो कोशिका ख़त्म हो जाती है। आपको याद रखना है इसे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली या सुसाइड बैग कहते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल इज नोन एज लाइजोसोम्स। यह भी वही क्वेश्चन है, आपसे अलग तरीके से पूछा गया है। लाइजोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो लाइजोसोम का जो अधिक लक्षण है वह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, उसकी उपस्थिति अगर अधिक हो जाएगी तो उसका लाइजोसोम का लक्षण आपको अधिक संख्या में दिखाई देने लगेगा। आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और ये क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो बाहरी जो खराब पदार्थ होते हैं उनको पचाकर साफ कौन करता है? वह करता है लाइजोसोम। आपको बता दूं, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? आपसे पूछा गया है। वह पाया जाता है सभी यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है? यूकेरियोटिक सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। आपको यह भी याद रखना है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाने वाला है, पिछली बार पूछा गया था ये। तो ये बनाया था कार्ल बेंडा ने। तो आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसॉफ्ट आप याद रख सकते हैं। तो वहाँ से कार्ल बेंडा, कॉल किससे करते हैं आप? वह करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फॉर्म से। आपको मतलब एक इमेजिन करके बता रहा हूँ मैं, आप थोड़ा सा भी टर्म याद रखेंगे तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे। किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए व राइबोसोम होते हैं? तो आपको बता दूं, जो कोशिका होती है उसके स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का हिस्सा है उसी के खुद के स्वयं के डीएनए होते हैं, स्वयं के राइबोसोम होते हैं। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अभी आपको जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जीवाणु में कितनी होती है? जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, यह आपको याद रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अभी मैं आपको बताया, एक बार आपको रिवाइज करवा दूं, कार्ल बेंडा ने इसका नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का। अब अगला क्वेश्चन, जीवाणु कोशिका में नहीं होता है। तो जीवाणु कोशिका में क्या नहीं होता है? सूत्रकणिका नहीं होता है, जिसको आप माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। कोशिकाओं में चयापचय की प्रक्रिया होती है, तो वह कहाँ होती है? वह होती है माइटोकॉन्ड्रिया में अपचय की प्रक्रिया होती है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। वह कोशिकांग जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। वह कोशिकांग जिसमें ऊर्जा, श्वसन, उत्पादन जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, वह क्या होता है? वह भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया ही। आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हम बहुत सारे टर्म डिस्कस कर चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अंगक कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है? तो जो कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी है, पिछले में भी हम पढ़े थे, श्वसन और वह प्रक्रिया कहाँ होती हैं? वह सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस प्लांट, पावर प्लांट कहा जाता है? वह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका की ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोशिका के रूप में ऊर्जा के रूप में जैसे जाना जाता है वह होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को जाना जाता है कोशिका की ऊर्जा के रूप में। आप इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऊर्जा के रूप में कोशिका की ऊर्जा, पावर हाउस नहीं, ऊर्जा गृह नहीं, ऊर्जा के रूप में जैसे जाना जाता है वह होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंग में पार्वोलिक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित होता है? मतलब कि उसमें से जो टूटकर अम्ल टूटकर बनते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं, वह किस में होते हैं? तो वह होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में।
आप जिसको सूत कटका बोलते हैं हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग अंगक वनस्पति और पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो दोनों में, प्लांट में भी और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है? तो इसको बता दूं, जो प्लांट सेल में केवल पाई जाती है वह होती है प्लास्टिड होती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये आप सब पढ़े होंगे, जिसको हरित प्लवक भी आप बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका की किस में होता है? वह होता है क्लोरोप्लास्ट में। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं? तो वह पौधे को, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। वह कौन सी कोशिकाएं जो पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधे को बढ़ने में मदद करती हैं? वह होती हैं मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं। मेरिस्टेमेटिक आपको याद रख लेना है। पौधे के जो बढ़ने में मदद करती हैं और विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं, मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो आप जानते हैं केंद्रक, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, वह कोशिका का केंद्रक होता है। केंद्रक मतलब केंद्र में ही बैठेगा, आप इससे भी याद रख सकते हैं। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? तो कोशिका के द्रव में जो द्रव पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव भी आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको बोलते हैं हम, वह पाया जाता है केंद्रक में। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? मतलब किस कोशिका में अचल संपत्ति किसको माना जाता है? वह माना जाता है न्यूक्लिक अम्ल को। न्यूक्लिक अम्ल को कोशिका में अचल संपत्ति माना गया है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप आप सब जानते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूर्ण नाम। डीएनए की द्विसूत्रीय द्विकुंडली संरचना का पता लगाया था, मतलब उसकी द्विसूत्रीय संरचना का किसने पता लगाया था? वाटसन और क्रिक ने लगाया था। तो द्विसूत्रीय मतलब उसका पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने, आपको याद रखना है। द्विसूत्रीय विभाजन जिसका होता है वह पता लगाया था वाटसन और क्रिक ने। डीएनए कोशिका के डैश में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। तो डीएनए कोशिका के नाभिक में प्रमुख रूप से संग्रहित होता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? ज़्यादातर देखिए कोशिका में और भी जगह पाया जाता है, लेकिन प्रमुख रूप से पाया जाता है वह नाभिक में पाया जाता है। निम्नलिखित में से नाभिक के अलावा किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। अभी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आईएएस में पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, आपको याद रखना है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसके बाहर कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, डीएनए परीक्षण था वह विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक्स जेफरी द्वारा। डीएनए का जो परीक्षण हुआ था, टेस्ट हुआ था, वह विकसित किसके द्वारा किया गया? जो आज हम डीएनए टेस्ट करते हैं किसी भी वो होने पे, वो क्यों किसके द्वारा किया गया था? डायरेक्ट एलेक्स जेफरी द्वारा। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा होती है, तो डीएनए में आपको याद रखना है पेंटोज पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे स्टूडेंट के लिए। तो डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजीय संरचना किसके कारण होती है? तो डीएनए में द्विभाजीय संरचना होती है, वह किसके कारण होती है? वह होती है यूवी किरणों के द्वारा। आपको ये भी याद रखना है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? आनुवांशिक लक्षण आप सब जानते हैं डीएनए के द्वारा ही होता है। आनुवांशिक लक्षण डीएनए पाया जाता कहाँ पर है? आपको रिवाइज करवा दूं, सेंटर में पाया जाता है। उसके अलावा कहाँ पाया जा सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका जो द्विनाम पद्धति का जो नाम दिया था वह दिया था वाटसन और क्रिक ने नाम दिया था। और इसकी जो डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है डाईऑक्साई राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। यह भी आपको याद रखना है। एक डीएनए में 20,000 बेस जोड़े होते हैं, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होंगे?
तो मतलब 20,000 जोड़े हैं तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 40,000। निम्नलिखित में से कौन डीएनए रहित होने पर द्विगुणन करता है? मतलब डीएनए नहीं है फिर भी वह द्विगुणन करता है, वह होता है तारक केंद्रक, मतलब सेंट्रियोल जिसको आप बोलते हैं। डीएनए उसमें नहीं होता है, आपको याद रखना है, फिर भी वह द्विगुणन करता है। 1 से 2 में बदलने को द्विगुणन कहते हैं, 2 से 4। जीन है, जीन क्या होता है? जीन डीएनए का ही एक भाग होता है, आपको याद रखना है यह। जीन किसके बने होते हैं? जीन बने होते हैं, वह बने होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। जीन किससे बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से, याद रख लेना है आपको। और जीन किसका भाग है? जीन डीएनए का भाग है। आरएनए एक बहुलक है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका जो पूर्ण रूप है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए में डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड लग जाता है बस। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। अब आरएनए में निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? तो उसमें आरएनए में थाइमिन उपस्थित नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे में या एएलपी में। राइबो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार उपस्थित नहीं होता है? थाइमिन। और यह भी आपको बता दूं, आरएनए आप पढ़े होंगे तो एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोनिन होता है। अगर आप इसको विस्तार में पढ़े होंगे तो आप ये जान गए होंगे। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा बेस होता है? तो उसमें यूरेसिल होता है आरएनए में। ये क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। राइबोसोम्स होते हैं, राइबोजाइम्स, माफ़ कीजिएगा, राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स आरएनए ही होते हैं, आपको मैं बता दूं। क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। क्रोमोसोम्स में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और उसके बाद हिस्टोन और नॉन हिस्टोन दोनों पाए जाते हैं। तो क्रोमोसोम में क्या क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, और हिस्टोन पाया जाता है, और नॉन हिस्टोन पाया जाता है। क्रोमोसोम में सब पाए जाते हैं। देखिए, सामान्य कोशिका में डीएनए और आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब डीएनए से आरएनए तक जो आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह होता है उसको कहते हैं प्रतिलेखन, कहते हैं उसको। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता होगा 46 होती है, 23 जोड़े होते हैं। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले सूत्र जोड़ों की संख्या क्या है? उसमें देखिए, आपको यह याद रखना है, गुणसूत्र तक जोड़े, और जोड़े पूछा जा रहा है या टोटल गुणसूत्रों की संख्या। जोड़े पूछा गया है तो 23 जोड़े टोटल। इसमें पूछा गया था क्या, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? वो 46। क्वेश्चन आपको देख के ध्यान से पढ़ना है। चिंपांजी की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या। चिंपांजी में जो पाए जाते हैं वह 24 पाए जाते हैं, हमसे एक ज़्यादा गुणसूत्र उसमें जोड़े पाए जाते हैं। बंदर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या। बंदर की जो कोशिका में पाए जाते हैं वह 21 पाए जाते हैं, और टोटल जो हो गए वह हो गए 42 गुणसूत्र। हम में पाए जाते हैं 46। चिंपांजी में कितना बताया था? हमसे एक ज़्यादा। आपको मैं बता दूं तो वह हो गए कितने? 48। देखिए, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। साइटोनाइसिन्स क्या है? एक रसायनों का एक समूह है जो कि कोशिका विभाजन को, पौधे के गठन को प्रभावित करता है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है, आपको याद रखना है। सिंगल सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव क्या है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है वो एस्टेबुलेरिया होता है, आपको याद रखना है। अब इसको कैसे याद करेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, मतलब एक कोशिका से बना है वह, और
उसको एक कोशिका से सबसे बड़ा बना है तो वह टेबल पे तो आएगा ही नहीं। टेबुलरिया मतलब टेबल पे नहीं आएगा वो। आपको याद रख लेना, यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग जाए। और एक कोश के जीव कैसे करते हैं? वह विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोश के जीव नहीं है? तो आपको ये स्पाइगोएरिया है, यह एक कोश के जीव नहीं है। प्लाज्मोडियम एक कोश की है, पैरामेसियम, अमीबा सब एक कोश के हैं। बहुकोश के जीव किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? कोश का विभाजन के द्वारा। एक पेड़ की छाल के अंदर जीवित कोशिकाओं की पतली परत को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कैम्बियम। पेड़ की छाल के अंदर आपने देखा होगा जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनको कैम्बियम कहा जाता है। वृक्ष की छालों की कोशिकाओं में कौन सा रासायनिक उपस्थित होता है जो इन्हें गैसों तथा जल के लिए अवैध बनाता है? तो वह सुबेरिन होता है वृक्ष और उसकी छालों में, जो उनके लिए काम करता है, एक तरह का शील्ड की तरह गैस तथा जल के लिए उसे अवैध बनाता है, वह होता है सुबेरिन। किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? मेसोफाइल कोशिका पौधे के पत्ती में पाई जाती हैं, आपको याद रखना है। मेसोफाइल पत्ती में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुक प्राणी नहीं है? तो आपको बता दूं, सब कशेरुक स्तनधारी मछली पक्षी, लेकिन घोंघा नहीं है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? तो कोशिकाओं को जो क्षतिग्रस्त होने से बचाता है वो केराटिन होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे का वीडियो हम डिस्कस करते रहेंगे। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेल से रिलेटेड। आगे ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू।